यस, इंटरेस्ट भी दे रखा है और टाइम भी दे रखा है, रेट निकालना है। रेट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है उससे हम करेंगे क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला? CI अमाउंट is प्लस प्रिंसिपल। CI equals to principal bracket open, मतलब principal into bracket open 1 plus R upon 100 bracket 100 close minus 1. T. देखो इसमें शुरू में जो है ये CI नहीं आता है, कुछ और है यहाँ पे। CI नहीं है, सर ये अमाउंट है। अमाउंट होता है यहाँ पे। यानी अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस CI, इन दोनों का एडिशन होता है यहाँ पर। सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है उसमें इधर ऐसा ही होता है। ठीक? तो ये ध्यान रखना, ये गड़बड़ हो जाती है क्योंकि हम सोचते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है तो हम यहाँ CI लिख देते हैं, लेकिन यहाँ एक्चुअल में अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस CI। 1 प्लस R ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे हो जाता है टाइम। अब देखें क्वेश्चन में व्हाट रेट परसेंट, यानी R पूछ रहा है तुमसे। पर एनम है तो कुछ कन्वर्ट या चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें। सम ऑफ 4000, ये क्या है? P, यील्ड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹400 है इन 2 ईयर्स। तो अमाउंट हो जाएगा इधर 4000 प्लस 410 इज इक्वल टू 4000। R हमें निकालना ही है और T हो जाएगा 2। क्लियर? फराज, आफ्ताब, ईशान? Yes, sir. यस सर। अब इसे आप कर लो, ये क्या बन गया? 4410 डिवाइड बाई 4000 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100, मतलब ये R के नीचे ही है सिर्फ, और ये स्क्वायर। देखो स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। यस सर। 4410 क्या स्क्वायर रूट में आ रहा है? जीरो से जीरो कैंसिल, 441 अपॉन 400, ये हो गया 441 अपॉन 400 इज इक्वल टू 1 प्लस R ओवर 100 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे 441 का स्क्वायर रूट और 21 21 और 400 का 20 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 1 इधर कर दो माइनस, ये हो जाएगा 1 अपॉन 20 R अपॉन 100। 5 तो R आ जाना चाहिए 5%। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है ये? Yes, sir. ठीक, तो देखो मेन चीज इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर स्टेप था कि ये अमाउंट है, इसमें हमें प्रिंसिपल प्लस CI दोनों मिला के लिखना है। फिर हमने ये देखा कि यहाँ पर स्क्वायर है पावर में, यानी स्क्वायर रूट लेना है और फिर इसे सॉल्व कर लिया। तो R जो भी आंसर आएगा ये परसेंटेज में आएगा, क्योंकि R जो भी हम फार्मूले में रखते हैं वो हमेशा रेट परसेंट रखते हैं। ठीक, Is it always going to be like this कि P plus CI? ऑलवेज ये अमाउंट होता है इधर फार्मूले में। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 रेज़ टू द पावर टाइम इन इयर्स। तो अमाउंट इज P प्लस CI। SI के फार्मूले में सिर्फ इधर SI होता है, दोनों में बस ये डिफरेंस है, ये याद रखना हमेशा। ठीक, Okay. नेक्स्ट हम करते हैं
After getting two successive discount, a white shirt with a list price of 150 is available at rupees 105. If second discount is this, then first discount. तो ये ध्यान होगा, हम क्वेश्चन में करते थे कि जब दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, काफी डिटेल में डिस्कस भी किया था कि दोनों कभी भी एक तो मिलके सेम नहीं होंगे। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम डिस्काउंट देखें, देखो 150 की शर्ट है और मिल कितने की रही है 10। 105। तो डिस्काउंट परसेंटेज अगर हम निकालें तो कितना होगा 150 माइनस 105। ये तो हमें डिस्काउंट मिला 45 रुपीज का, और कितनी अमाउंट में मिला वो बेस में नीचे आएगा 150 इंटू ये बन जाएगी परसेंटेज। कितना आ रहा है बताओ जरा डिस्काउंट। So this is basically like percentage decrease question, decrease, increase, whatever. वही चीज़ है, यहाँ पर डिक्रीज को जो डिस्काउंट कह रहे हैं 30 आ रहा है सर। 30 सर। 30। यस सर। यस सर। चलो, तो हमें डिस्काउंट जो टोटल डिस्काउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 30%। 30%। यस तो सर। ये कह रहा है कि सेकंड डिस्काउंट तो 12.5 है, तो पहला कितना होगा। तो कभी भी याद रखना, कभी भी हम डिस्काउंट को डायरेक्ट ऐसे ऐड नहीं करेंगे। हम ये नहीं लिख सकते कि पहला डिस्काउंट प्लस 12.5 जो है वो 30 के बराबर है, ये नहीं होगा। याद है ईशान और फराज डिस्कस किया था हमने, यस सर। प्रोग्रेसिव डिस्काउंट होते हैं तो डायरेक्ट कभी ऐड नहीं होता। वैसे ऑप्शन में भी ऐसा कुछ था नहीं, 17.5 तो आ भी नहीं रहा। अब हमें देखो, अगर हम याद करें फार्मूला 30% बनाने के लिए, टू सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए हमें अगर याद हो तो हम ऐसे लिखते थे, फाइनल डिस्काउंट इक्वल टू फर्स्ट डिस्काउंट मान लो ए, सेकंड बी माइनस ए बी अपॉन 100। ऐसे किया था Yes. कि अगर मान लो पहला 10% है, दूसरा 20% है, तो जो फाइनल डिस्काउंट होगा वो 10 प्लस 20 30 नहीं होगा, 30 से थोड़ा कम आएगा। कितना कम आएगा, मान लो ए 10% है और बी 20 है, तो फाइनल डिस्काउंट कितना मिलेगा हमें 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100। 28. 2 माइनस हो जाएगा 28, यानी इफेक्टिव डिस्काउंट कितना होगा 28%। 28। तो ये इसी पे हम करेंगे। फाइनल डिस्काउंट हमें पता है कितना है 30, पहला डिस्काउंट हमें नहीं पता, दूसरा डिस्काउंट है 12.5 माइनस 12.5 ए अपॉन 100। इसे आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसको इधर ले जाओ, 17.5 इक्वल टू ए, अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बचा 1 यानी 100 माइनस क्या लिखना होगा ना उनको एप्लीकेशन कंप्लेन एटीएम कंप्लेन नहीं कॉल बट नो मनी इसलिए और इसका ये ठीक है। ये सॉल्व करो, देखो ए की वैल्यू आ जाएगी। आंसर बताओ कितना आएगा। तो अगर 100 ले लेते हैं तो 100 माइनस 12.5 हो जाएगा 87.5। ये हो जाएगा 17.5 इंटू 100 डिवाइड बाई 87.5।
कागज ले लिया, पेन ले लिया। क्या है देखो, इससे काट दो, 25 से कैंसिल हो सकता है। सर 175 से 5 टाइम्स कट जाएगा सीधा 875। 5 से हो जाएगा 20 20%। यानी पहला डिस्काउंट 20% है, दूसरा 12.5 है, तो इफेक्टिवली कितना होगा 30। ठीक, यस सर। ये फार्मूला याद रखना है, डायरेक्ट इससे करेंगे। देखो जब मैंने क्लासेस ली थी तो सब मैंने डिटेल में इसलिए समझाया था कि तुम अगर फार्मूला भी याद नहीं हो रहा तो स्टेप वाइज कर सको। तो हम कर सकते थे एक्स मान के प्राइस करके आता, लेकिन वहाँ टाइम नहीं होता, तो अब ये शॉर्टकट तुम्हें याद रखने हैं। ठीक, तो जो भी सक्सेसिव डिस्काउंट होगा तो इस तरीके से हम करेंगे, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। फिर उसमें से जो भी चीज़ तुम्हें गिवन है वो तुम पिक कर लो। नेक्स्ट, अच्छा सर, रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो गया क्या? नहीं अभी करेंगे, नेक्स्ट क्लास से फिर शुरू करेंगे। ओके सर। लीस्ट नंबर विच इज एडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या करेंगे इसमें कि अगर हम ये नंबर गिवन है तो इसमें क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर यानी जिसकी अगर हम स्क्वायर रूट लें तो पूरा एक नंबर मिलता है, प्रॉपर इंटीजर। यस सर। 16, 25, 36, 49 ऐसे। तो पहला काम क्या होगा, पहले हमें ये देखना पड़ेगा इसके पास कौन सा स्क्वायर आ रहा है, तभी तो हम उससे अगला स्क्वायर बता सकते हैं। Is it 2? अब मेरे पास The last digit going to be 2. Is it D by chance? नहीं मेरे पास अभी आंसर नहीं है, देखना पड़ेगा सॉल्व करके। तो हमें इसकी स्क्वायर रूट निकालनी पड़ेगी। याद है किसी को स्क्वायर रूट निकालने का कोई मेथड कैसे करते थे? तो हम पेयर बनाते थे 2 2 के। फिर इसके पास सबसे कौन सा स्क्वायर हो सकता है? 89 9. 81 होता है। 81। 9, 9, हाँ 9 9 क्या बचा 8 और अगला नंबर लिखिए 33। यहाँ हम इसका डबल कर देते हैं, यह हो जाएगा 18। यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर लेना है कि इसकी अगर हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये 833 के आसपास आए कुछ। जैसे मान लो मैं 5 लिखूंगा तो मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ 185 इंटू 5। तो 5 5 से 25 2 40 2 4 9 925 बड़ा हो गया, यानी इससे एक छोटा लेना पड़ेगा। तो 18 के बाद 4 लिखूंगा तो 4 से ही फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 4 4 से 16, 8 4 से 32, 33 3 कैरी 4 736। तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा 736 और ये हो जाएगा 184। यहाँ आ गया 4, इसे माइनस करेंगे ये होता तो 100 हो जाता, यानी कि 97। लास्ट में आ गया 04 और ये हो जाएगा 188। इसमें 4 ऐड कर दो या इस 94 का डबल कर दो। अब कोई एक ऐसा नंबर लिखना है जो इसके करीब पहुंचे, यानी 1185 से ही करके देखते हैं फिर से। 1885 into 5, 2 कैरी 8 5 are 40, 2 4 कैरी 8 5 are 40, 4 4 कैरी 9425। ठीक है, तो ये बच रहा है 14 में से 5 गए 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ बचा 6, 6 में से यही आएगा 279 या 1885।
ये आ गया। यानी देखो किसका सबसे करीब इसमें आ रहा है, क्वेश्चन दिस वन 945। तो हमें 946 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। 946 के स्क्वायर की कुछ वैल्यू आएगी, उसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या था कि ये पूछ रहा था वो नंबर बताओ जो कि हम इस नंबर में ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमने सबसे पहले क्या करा, स्क्वायर रूट निकाली इस नंबर की। तो स्क्वायर रूट निकालने पे हमने देखा क्या बच रहा है, 279 तो रिमाइंडर बच रहा है और 945 का स्क्वायर आ रहा है इसके अंदर सबसे करीब, ठीक है। तो हमें पता है अगला जो स्क्वायर होगा वो 946 का स्क्वायर होगा। तो Yes, sir. 946 का स्क्वायर हम निकाल लेंगे, वो जो नंबर आएगा उसमें से इसे माइनस कर देना तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक। Yes, sir. देखो ये इस तरीके से है कि मैं तुमसे ये पूछूं कि ये नंबर है 29, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले ये देखोगे कि इसके करीब सबसे कौन सा स्क्वायर बन रहा है परफेक्ट, ठीक। तो मैंने क्या देखा कि 5 का स्क्वायर मिल रहा है मुझे 25। तो अगला जो स्क्वायर होगा वो किसका होगा, 6 का, यानी 36। Yes, sir. 36 में से जब मैं 29 माइनस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 7, ठीक। तो 7 में अगर ऐड कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। So the answer is 1612. Option D. चलो देख लेते हैं। मेरे पास आंसर नहीं है तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है, ये कर लेते Sir, can this method be used? Like, this is one method which you shared. What I was going for, I look at the last two digits. हैं। It's 04. So I'll find from the option which value if you square equals to 4. So it is coming as D. नो नो 2 square is 4. ये कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें तो हमें कुछ ऐड करना है, ये नंबर ऐड करना है। एक्चुअल में अगर 1612 होता तो ये इस तरीके से जब ऐड हो जाता है, यानी 6 1 9 4 8 9, यानी ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ऐड करने के बाद। जैसे यहाँ 29 में जब मैं 7 ऐड करूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाने चाहिए, Okay. ठीक। चलो तो अगला करते हैं। अगला सिंपल क्वेश्चन है, LCM of two number is this and HCF is this. If one number is 288 then other number is, क्या होता है इसमें फार्मूला, किसी को आइडिया है? No, sir. देखो अगर नंबर्स मान लो A और B है तो रिलेशन ये होती है कि अगर इनके LCM ले हम दोनों नंबर्स का और HCF ले, इन दोनों की मल्टीप्लाई नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर होगी। यानी LCM हमें गिवन है 864, HCF गिवन है 144, इन दोनों की मल्टीप्लाई, एक नंबर हमें पता है 288, दूसरा हमें नहीं पता, X मान लो तो ये रिलेशन आपस में ट्रू होगी हमेशा, दो नंबर्स अगर है। Okay, sir. फराज और Yes. आफ्ताब, क्लियर है ये यस रिलेशन, सर, यस सर। ठीक। तो दो नंबर्स का LCM और HCF की मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर है। तो यहाँ हम देख सकते हैं 144 का ये डबल दिख रहा है मुझे, तो ये 2 से काट दो और 2 से यानी इसका हाफ कर दो, तो 4 3 2, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, एवरेज एज ऑफ 3 गर्ल्स इज 24 ईयर।
3 गर्ल्स हैं, उनका एवरेज है 24 और उनकी एजेस रेशो में है 5:7:12. देन द एज ऑफ द ओल्डेस्ट गर्ल, वो तो करा होगा, एवरेज का है और रेशो भी है यूज. ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट इसमें कौन सी है, ये 5 और 7 वाली या 12 वाली? 12. 5 तो यंगेस्ट हो जाएगा ना, सबसे छोटी. 12 वाली सर. 12, दिस वन इज ओल्डेस्ट. सबसे बड़ा नंबर यही है ना रेशियो. यस सर. देखो एवरेज है 3 का 24, तो टोटल एज कितनी होगी उनकी तीनों की? 72. 24 इंटू 3 72. तो टोटल हमें पता चलिए कितना है 72. अब पूछा ओल्डेस्ट, तो हम क्या करते हैं रेशो से, या तो रेशो को इसके हिसाब से निकालो या फिर 12 प्लस 7 19 प्लस 5 24, इसका सम कितना है 24. तो 5/24 इंटू 72 कैसे करते हैं? 12/24. अच्छा हाँ, ओल्डेस्ट को पूछिए सर. तो हम टोटल कर लेते हैं और उसमें से जो हमें निकालना है ओल्डेस्ट वाले 12, उसको इस तरीके से निकाल के टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 24 3 12 3 34. ऑप्शन नंबर क्लियर. यस सर. देखो हम ऐसे भी देख सकते थे, एजेस का रेशियो किस तरीके से 5 7 और 12. तो अगर मैं इस 5 7 को ऐड कर देता, मान लो 3 गर्ल है ना, 1 2 3, ये ओल्डेस्ट है, ये मुझे पता चला. 24. इन दोनों का सम भी क्या 12 है और ये भी 12 है, यानी ये हाफ हाफ में डिवाइड हो रहा है. तो टोटल जो 72 था उसका आधा हो जाता 36. ठीक है, वरना फिर लेंदी अगर हम बनाते तो हम x मानते कि ये 5x है, ये 7x है, ये 12x है, ये 5x, ये 7x और थर्ड वाला 12x. तीनों का सम इक्वल टू होना चाहिए 24 इंटू 3 72 के बराबर. फिर इस तरीके से करते हैं कि 20 ऐसे लंबा पड़ता सर. x is equal to 72, x is equal to 3, तो 12 into 3 यानी 36. तो कई मेथड है जिस तरीके से तुम्हारे दिमाग में आए, लेकिन सबसे शॉर्टकट वही है, सम करते हैं और जो हमें चाहिए होता है उसको उस रेशो में लिख के टोटल से मल्टीप्लाई. चलो, a man travel from one station to another at the rate of 50 km per hour and return at rate of 30 kilogram per gram in kilometer per hour. The average speed of total journey is. एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है. फराज और ईशान बताना आंसर सही बिल्कुल वो भी. एवरेज स्पीड बहुत पूरा पूरा लेक्चर हमने किया एवरेज स्पीड पर ही. आफ्ताब एवरेज स्पीड का कुछ आइडिया है? नो सर, अभी पढ़ा नहीं. अच्छा अच्छा, देखो YouTube वगैरह पे तुम लेक्चर डाल के देखना तो तुम्हें मिल जाएगा एवरेज स्पीड का, उसमें तुम देख लेना डिटेल में पूरा. मैं अभी Okay. डायरेक्ट जो शॉर्टकट है वो यूज कर रहा हूँ. ओके. तो ईशान और फराज मैंने शॉर्टकट तब यूज नहीं किया था, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. देखो एवरेज स्पीड निकालनी हो और तुम्हें स्पीड गिवन है तो सीधे हम लिखते हैं, इसे करते हैं अपॉन v1 प्लस v2, यानी कि एक जाने की स्पीड दे रखी है, एक वापस आने की स्पीड है. ये हो गया 20 into 30 divided by 50. 0 5 4 the 4 3 the 12 to the 24. This.
आया था आंसर ये फराज और ईशान? सर देखो एवरेज स्पीड में मैंने तो पूरा डिटेल से समझाया था कैसे निकालते हैं, टाइम अपॉन डिस्टेंस ये सब करके। लेकिन इसका डायरेक्ट जो शॉर्टकट है वो है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू दिस 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो तुम्हें पूरा डिस्टेंस ये वो कुछ नहीं सोचना, सीधे तुम्हें एवरेज स्पीड निकालना। एवरेज हमने डिस्कस किया था कि 20 और 30 का एवरेज नहीं होगा डायरेक्ट, सिर्फ एक केस के अलावा। एक केस होता तो हम सीधे इसको इस तरीके से निकाल सकते थे 20 + 30 50/2 यानी 25। वो किस केस में आती है? एक्सेप्शनल जो केस होता है वो कब होता है? टाइम इज सर कांस्टेंट। जब टाइम सेम होता है, तो दोनों जनरली का टाइम सेम है। Good. सेम होता है सर। तो तुम डायरेक्ट कर देना, वरना फिर इस तरीके से 2v1v2 v1 प्लस v2। This shortcut is like applicable everywhere. नहीं, ये इसमें भी एक कंडीशन है जब डिस्टेंस सेम है। यानी देखो x से y गए और y से x वापस आ गया, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं शॉर्ट। या फिर इसमें सीधे वेलोसिटी दे रखी है तब। अगर डिस्टेंस और टाइम अलग अलग है तो फिर पहले वेलोसिटी निकालोगे फिर इस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। और एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, चलो ज्योमेट्री पे। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कोई भी एक शेप जिसकी 4 साइड्स, 90 डिग्री। जरूरी नहीं कोई पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, कुछ नहीं, जनरल कोई भी हो सकता है। ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम सब क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल ही होते हैं। लेकिन एक एक स्पेशल केस होता है इसमें कि रेक्टेंगल होगा तो आमने सामने की साइड्स बराबर होंगी, स्क्वायर होगा तो चारों साइड बराबर होगी। तो अभी सिर्फ जनरल कह रहा है, इन एनी क्वाड्रिलेटरल एंगल्स पूछ रहा है। चारों एंगल एक्यूट हो सकते हैं, चारों राइट हो सकते हैं, चारों ऑब्ट्यूज हो सकते हैं, 3 ऑब्ट्यूज और 1 राइट एंगल हो सकते हैं। तो देखो क्वाड्रिलेटरल के लिए एक रिलेशन होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है हमेशा। कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो ये हमेशा ट्रू होगा। अब एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स होते हैं जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है। तो 90 से अगर चारों कम हो जाएंगे तो उनका सम कभी भी 360 नहीं होगा। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। राइट एंगल यानी थीटा 90, यस सर। ना चारों राइट हो गए तो काम बन सकता है, 360 आ सकता है आंसर। यही वाला ऑप्शन तो अभी रहने देते हैं, आगे देखते हैं। ऑल ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज क्या होते हैं? जो 90 से बड़े होते हैं। मान लो जैसे 100 डिग्री, तो चारों अगर 100 हो गए तो चारों का सम हो जाएगा 400, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और 3 ऑब्ट्यूज और 1 ये भी पॉसिबल नहीं, यहाँ भी सम क्या होगा 360 से ज्यादा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑल राइट एंगल। ऑल राइट एंगल होगा तो 360 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो? हाँ, 12 laborers कैन कंस्ट्रक्ट अ रोड इन 20 days। 12 लेबरर रोड बनाते हैं 20 दिन में। एंड 30 laborer कैन कंस्ट्रक्ट द सेम रोड इन x days। देन वैल्यू ऑफ x विल बी फाउंड फ्रॉम द प्रोपोर्शन। कौन से प्रोपोर्शन से आएगा ये? तो देखो पहली चीज तो हमने ये पढ़ी थी कि अगर प्रोपोर्शन ऐसे दिया है A:B प्रोपोर्शनल टू C:D, तो क्या होता है? एक्सट्रीम जो होते हैं उनकी मल्टीप्लाई इन मीन वैल्यूज की मल्टीप्लाई के
बराबर होती है, याद है ये? यस सर। A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू सी। क्लियर? अब ये देखो कि जब लेबरर यानी वर्क डन वाला की हम बात कर रहे हैं, तो 12 laborer can construct code in 20 days, then 30 in X days. X की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 12 laborer और days कितने हैं? 20 और 30 laborer तो days हैं X। ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट या इनवर्स? इनवर्स। इनवर्स प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हम लेबरर बढ़ाते जाएंगे डेज कम होते जाएंगे। जाएंगे। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में हमें ये चाहिए, इनवर्स प्रोपोर्शन में हम लिखते थे L1 D1 इज इक्वल टू L2 D2, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई 12 इंटू 20 इज इक्वल टू X इंटू 30। ऐसे लिख सकता हूँ मैं? X यस सर। की वैल्यू निकालना चाहो तो वैल्यू भी आ जाएगी, लेकिन हमें वैल्यू जरूरत है। अब हमें देखना है कि ये कौन सा प्रोपोर्शन फिट हो रहा है इसमें। ये देखो किस हिसाब से आएगा। देखो अगर मैं इसे देखूं तो मैं इसको लिखूंगा 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 30 इंटू 20। ये नहीं है। इसे अगर मैं ये देखूं वाला है सर, ये वाला है। तो मैं लिखूंगा 30 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 20। यही है ऑप्शन नंबर। फराज, आफ्ताब, यस सर। क्लियर हुआ ये कुछ पूछना है इसमें? सर कुछ समझ नहीं आया, दोबारा से। देखो एक्चुअली में ये क्लासेस में हम कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा तेज बढ़ा। प्रोपोर्शन अगर हम ऐसे लिखते हैं A is to B is proportional to C is to D, तो ये ट्रू होता है, यानी जो दो बीच की वैल्यूज है उनकी मल्टीप्लाई करो और जो होने वाली वैल्यू उनकी मल्टीप्लाई करो, सेम होती है। ठीक। अब मैंने देखा क्वेश्चन में क्या दिया है कि लेबरर 12 लेबरर 20 दिन में काम करते हैं और 30 एक्स दिन में करते हैं। तो इस टाइप में हम ऐसे सॉल्व करते हैं इसे, 12 इंटू 20 करेंगे और x इंटू 30, तो हमें आंसर मिलेगा। अब ये चीज कौन सा प्रोपोर्शन में दिख रहा है हमें, तो उसके लिए इस चीज का यूज करना पड़ेगा। ये कोने में एक तरफ x है एक तरफ 30 है, तो 30 इंटू एक्स की मल्टीप्लाई होगी और बीच में 12 है और 20 है, तो इन दोनों की यही हमें चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर बी दिखा रहा है वो प्रोपोर्शन। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट हमें दिया है 3x प्लस 7y, रेशो को हम अपॉन में भी लिख सकते हैं। 4x प्लस 13y इज इक्वल टू 3/5। 8.5 सर ये 3.5 है कि 3:5 है? क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया वैसे तो 3:5 होने चाहिए। चलो देख लेते हैं, 3:5 ही लेते हैं। चलो पहले ओके सर। तो x/y यानी x/y की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम क्या करेंगे इसे, या तो मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। यस सर। एक्स वाई में रिलेशन निकाल के बता दो, या फिर इस टोटल को y से डिवाइड कर दो, तब भी आ जाएगा। तो जो सही लगे वैसे कर सकते हैं। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 से जब इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 15x प्लस 35y y इज इक्वल टू 12x प्लस 39y। x वाले एक तरफ कर लो, 3x, y वाले एक तरफ ले जाओ, 4y। x equal to 4y। x अपॉन y आ गया 4/3, यानी 4:3 ऑप्शन में। यानी ये टाइपिंग है उसमें कुछ गड़बड़ है, ये 3:5 ही होगा। अगर 3.5 होता
तो हम क्या करते हैं, उसे 7/2 लिख लेते हैं, यस सर, फिर कर सकते हैं। 35/10। क्लियर? यस सर। हम देखते हैं क्या दिया है। Circle of maximum possible area is cut from a square sheet of area A, the area of circle. यानी कि हमने स्क्वायर बनाया, स्क्वायर का एरिया हमें गिवन है A, ठीक। इसके अंदर एक सर्किल कट कर सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। तो मैक्सिमम पॉसिबल तब भी होगा जब ये सबको ऐसे टच, सारी साइड्स को टच करेगा। यस सर। ये सबसे बड़ा सर्किल है जो कट हो सकता है। तो इसका एरिया कितना होगा ये बताना है। तो देखो सर्किल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस। पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस चाहिए। तो रेडियस होता है ये आर, ये भी आर होता है। और अगर स्क्वायर की साइड को मैं मान लूं स्मॉल ए, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, स्मॉल ए। तो देखो आर और ए में एक रिलेशन बन रहा है। क्या बन रहा है, E is equals to 2R। ए इज इक्वल टू 2, यानी ये जो साइड है पूरी ये 2 टाइम्स रेडियस, यानी इसके डायमीटर के बराबर होनी चाहिए, तब ये मैक्सिमम पॉसिबल एरिया वाला सर्किल कट होगा। ठीक है, यस सर। तो यहाँ आर की वैल्यू हम रख दें, आर हो जाएगा A/2। ये आर की वैल्यू इसमें रख दी एरिया में, तो एरिया आ गया पाई A²/4। अब देखो ए स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है किसी भी साइड का स्क्वायर, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ पाई A/4 लिख सकता हूँ, या पाई A/4। ए स्क्वायर की जगह मैंने क्या रख दिया, कैपिटल ए। स्मॉल ए स्क्वायर की जगह कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या दिया था, एरिया ऑफ स्क्वायर। आंसर विल बी डी, पाई A/4। ठीक, एक सेकेंड सर। देखो इसकी साइड ए मानी हमने, तो इसका एरिया जो कैपिटल ए से शो हो रहा है वो हो जाएगा ए स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, किसी भी साइड का स्क्वायर। हमने सर्किल बनाया, उसका रेडियस आर लिया, तो इसका जो डायमीटर होगा यानी 2R, ये ए के बराबर होगा। तो आर की वैल्यू मैंने रखी ए के टर्म में, स्मॉल ए के टर्म में A/2, ये इस फार्मूले में रखा, तो ये आ गया पाई A²/4। स्मॉल ए स्क्वायर जो है वो एरिया के बराबर है, जो कैपिटल ए से शो किया, उसकी जगह मैंने कैपिटल ए रख दिया, क्योंकि सारे ऑप्शन में क्या था, कैपिटल ए था, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो पाई A/4। यस सर, हो गया। नेक्स्ट देखो, अब सीरीज वाला क्वेश्चन है 2, 3, 10, 15, 26, 35। कुछ बन रहा है पैटर्न, फराज, आफ्ताब। यस सर। सर 4 का डिफरेंस है। 4 का डिफरेंस नहीं है। नहीं, नहीं चेंज है difference। सर 50 आंसर होगा इसका। कितना, 50 50। 50। चलो देखते हैं, देखो डिफरेंस अगर निकाले तो 3 - 2 यानी ये 1 ऐड किया इसमें, लेकिन ना 3 से सीधे 10 पे पहुंच गए। 7 7, फिर 5, तो ऐसे तो नहीं बैठता सर। 7, इसमें है 5, इसमें है 11, इसमें है 9। 159, 4 का डिफरेंस है, हमें इस नीचे वाले से ऐड करना पड़ेगा। यहाँ भी देखो 4 का ही डिफरेंस है, सॉरी 35 से यहाँ जोड़ना पड़ेगा।
11 14 50 ही आ रहा है वैसे। देखो एक और अगर मैं रिलेशन देखूं, 2 को अगर मैं देखूं तो लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 1। 3 को अगर मैं देखूं तो लिखूंगा 2 स्क्वायर माइनस 1। टेन को मैं लिखूंगा 3 स्क्वायर प्लस 1। 15 को लिखूंगा 4 स्क्वायर माइनस 1। 26 5 स्क्वायर प्लस 1। 35 6 स्क्वायर माइनस 1। यस सर। अगला जो टर्म होगा वो देखो 135 यानी 7 स्क्वायर प्लस 2। तो वैसे भी 50 आ रहा है। और अगर इसको मैं देखो 1 के बीच में डिफरेंस 3, इसके बाद 7 है तो मैंने अलग लिखी है क्योंकि 1 से 7 बहुत चेंज था। 3 5 9 और ये 11 4 4 का आ रहा है ऊपर नीचे अलग अलग। तो दोनों में से कोई भी एक पैटर्न आप लेके सॉल्व कर। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। ABCDJGHRNTTT। उसमें ये इंस्ट्रक्शन देना भूल गया। ये है फाइंड ऑड वन आउट। क्योंकि देखो चारों ऑप्शन जो है ये है DGA, ये NTA, HMR, SBK, चारों आंसर जो सीरीज दी है उसी में ही है। यानी यस आपको सर। ऑड वन करना था, ये प्रिंटिंग में रहेगी शायद। ऑड वन आउट कौन सा ऑड वन है बताओ? फराज आफ्ताब सोचो जरा। चैट जीपीटी। सर इसमें इनके नंबर्स लिखने पड़ेंगे आप पहले। नंबर से देख लेते हैं या फिर सीरीज तीन एक साथ है ना तो उनमें कोई रिलेशन होगी आपस में। जैसे देखो ABC तो कंटिन्यूअस ही दिख रहा है, ABC में तो क्या रिलेशन बनाएंगे, छोड़ दो। This question I left. I could not figure it out so much. So इसका मतलब 13। I got confused. हाँ इसमें क्योंकि एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन शायद मिस हो गई इसमें टाइप करने। Also, I understood it was odd one out, but it was kind of difficult to find. थोड़ा डिफिकल्ट है, ये ट्रिकी है। I देखो think option C, NTA. चलो देखते हैं। B, G और J ये तो कंटिन्यूअस है। D के बाद क्या आता है? EF, देन G, देन HI। तो यहाँ बीच में कितने कितने छोड़ रहा है? 2 2। यस सर, +2 तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। HMR में देखो क्या यही पैटर्न चल रहा है क्या सब में? H और M के बीच में कितने हैं उतने ही M और R के बीच में है क्या? स्किप किए गए। देखो H के बाद नहीं सर। IJKL 4 4 हो गए। M के बाद NOPQ 4 है। अच्छा हाँ, +4 मतलब इसमें +0 चल रहा है, इसमें +2 है, इसमें +4 है। +1 चल रहा है ना पहले वाले में। नहीं बीच में स्किप कुछ नहीं है ना। अच्छा हाँ, डिफरेंस हाँ ठीक है ठीक है। HMR के बाद अब है NTA। That's actually fine. The confusion starts between the NTA and SBK. चलो देखते रहते हैं पैटर्न, हो सकता है ये ना भी हो, ये तो हमने एक दिमाग में आया तो उसी से चल रहा है। NTA के बाद देखें N और T के बीच में, N के MN OPQRS 5 छोड़े, और T के बाद UVWXYZ, Z के बाद ये बनेगा, यानी यहाँ 6 आ रहा है। N और T के बीच में 5 स्किप किए और T और A के बीच में 6 है।
तो ये थोड़ा अभी अलग है। एस बी के देख लेते हैं, एस और बी के बीच में पी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए 8 और सी डी एफ जी एच आई जे के 8 फिर से सही है, मतलब पैटर्न फॉलो हो रहा है देखो जी के में भी। लास्ट क्या बचा जेड ए जेड के बाद ए से शुरू करेंगे काउंटिंग वापस ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के यानी 10। एच एच एम आर गलत है। कौन सा एच एम आर? यस सर। नहीं सर, एनटी है ना। पैटर्न फॉलो हो गया हमारे, चार चार इसके गेम। ए और बी के बीच में देखिए एल एम एन ओ आर एस टी यू 10, तो सब पैटर्न सही है। ZKW is 26, 11, 22 एनटी है number, हाँ सर, एनटी सी वाला ऑप्शन। and NTA is 14, 20, 11. अच्छा नंबर देखेंगे तो शायद जल्दी और हो जाएगा। Sir, I've written down the numbers for each. नंबर में क्योंकि तुम्हें डिफरेंस एकदम क्लियर दिखेगा ना, एन टी और ए ऐसे डिफरेंस देखना मुश्किल होता है। ठीक है चलो सॉल्व हो गया भैया। अगला चलते हैं। जापान इज कोडेड एज दिस देन कोड फॉर कैसल विल बी। ये कोडिंग डिकोडिंग है, ये हमने पढ़ा नहीं लेकिन लॉजिक लगा लेते हैं कि देखो सर इसका आंसर होगा डी सी डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। Correct. Correct. अच्छा ईशान हाँ सर, Aftab is मैं correct. करता हूँ, अभी मैंने किया नहीं है ये। देख लेते हैं, जे को हमने कोड किया के, तो जे के बाद ही के आता है, प्लस वन लिखा है सीधे। तो देखो ऑप्शन में भी अगर सिर्फ हम इसी के बेस पे आंसर देखना चाहते तो सी के बाद प्लस वन डी होता है, तो डी इन्होंने सारे में दे रखा है, यानी लगभग यही लॉजिक है। ए के बाद सी, ए से सी पे आएंगे तो 2, ओह ये पैटर्न हो सकता है पी क्यू आर एस प्लस 3 है, देन ए को अगेन करा तो प्लस 4 होगा और एन को किया तो प्लस, मतलब 1 1 ऐड करते गए कंसेक्यूटिव। तो सी यस के सर। बाद हो जाएगा डी, ए के बाद हो जाएगा बी सी, एस में हो जाएगा वी एस, पी हो जाएगा सर, पी यू वी। वो छोड़ देंगे हम, टी के बाद हो जाएगा टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एल के बाद हो जाएगा एम एन ओ पी, सर डी वाला ही है, इतने से ही पता चल जाएगा। फिर डी। तो ये हमने प्लस प्लस वन ऐड करके ये कोडिंग करी थी, तो कैंसिल के लिए कोडिंग हो जाएगी डी सी, ऑप्शन डी। इसके बाद ये तो सिंपल क्वेश्चन है। मैन वॉक्स 9 किलोमीटर ड्यू ईस्ट देन 12 किलोमीटर ड्यू साउथ, डायरेक्शन पे क्वेश्चन है, डिस्टेंस निकालना है इसमें फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये डायरेक्शन ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ। तो पहले 9 मतलब इस पोजीशन, ये पोजीशन मान लो इसकी इनिशियल पोजीशन, वो 9 चला ईस्ट की तरफ, देन 12 किलोमीटर ड्यू साउथ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये तो सिंपल पाइथागोरस का है। 9 स्क्वायर इसे मान लेते हैं x, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 12 का होता है 144। ऐड कर दो इसे 5 2 2, x स्क्वायर आ गया 225, x की वैल्यू क्या हो जाएगी
ऑप्शन भी अगर देखें तो ये 15 का स्क्वायर होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो 15 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 225, यानी x की वैल्यू है 50, यानी अपने इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर है 15 किलोमीटर। अगर हम ऐसे चल के जाएंगे तो 21 किलोमीटर, अगर शॉर्टकट लेंगे तो 15 किलोमीटर। अच्छा फराज, इसकी वो भी बताना जरा डायरेक्शन। और इसका डायरेक्शन होगा सर डायरेक्शन कौन से पॉइंट पे बता रही है? हाँ वो देखो, जब भी डायरेक्शन हो तो सबसे पहले तुम्हें ये पूछना चाहिए क्या रेफरेंस पॉइंट क्या लेना है, मतलब उसकी इनिशियल डायरेक्शन बतानी फाइनल से, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ दो ही पॉइंट है, यस सर। फाइनल की बतानी इनिशियल से। तो हम लिखेंगे डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट, यानी जो अपनी इनिशियल पोजीशन से आप किस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट हुआ ना? साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट। यस सर। अब हम कहेंगे कि वो अब साउथ ईस्ट पोजीशन पे विद रेस्पेक्ट टू हिज इनिशियल पोजीशन, जहां पर पहले था उससे अब वो साउथ ईस्ट में आ गया। ठीक, तो जब भी डायरेक्शन पूछी जाए तो रेस्पेक्ट यानी रेफरेंस पॉइंट हमेशा क्लियर होना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी मत करना डायरेक्शन बताने में जब तक रेफरेंस पॉइंट क्लियर नहीं। अच्छा सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जब वो इनिशियल पॉइंट से 9 किलोमीटर ईस्ट गया तो उसके बाद जब वो साउथ जाएगा तो सर ईस्ट पे पहुंचने के बाद उसका मतलब सारी डायरेक्शंस चेंज नहीं हो जाएंगी? जब भी क्वेश्चन में ईस्ट और साउथ मेंशन होगा तो वो हमेशा वो यूनिवर्सल इसी के लिए होगा, हमेशा। अगर लेफ्ट राइट वर्ड यूज हो रहा है ये चेंज होंगे। ओके सर। टर्न इज लेफ्ट या टर्न इज राइट तो तुम्हें देखना है कि अब वो किधर फेस करेंगे, तो उसका राइट किधर है, लेफ्ट किधर है। लेकिन अगर ओके सर। ईस्ट या साउथ लिखा है तो ये यूनिवर्सल यही मतलब होता है, साउथ का मतलब हमेशा नीचे ही होगा। ठीक, ओके सर। यस सर। ये हम कर लेते हैं जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। वेन डायग्राम्स, प्रॉब्लम हो रही है। हाँ ये है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हम पढ़ चुके हैं। इसमें पहले सबसे पहले देखते हैं क्या क्या हमें मेंशन है। फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द वेन डायग्राम इन विच द ट्रायंगल स्टैंड्स फॉर लेडी, यानी ट्रायंगल वाला जो शेप है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेडी को। रेक्टेंगल स्टैंड फॉर डॉक्टर, रेक्टेंगल जो है वो डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्किल स्टैंड फॉर टीचर, सर्किल जो है वो टीचर्स हैं। एंड स्क्वायर स्टैंड्स फॉर इंजीनियर्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। करेक्ट आंसर बताना है, ये हमें शेप दे रहा है। तो पहला है हाउ मेनी पर्सन्स आर इंजीनियर एज वेल एज डू टीचिंग जॉब, यानी इंजीनियर्स भी हो और टीचर्स भी हो। कौन सा रीजन आ रहा है? स्क्वायर और सर्कल। स्क्वायर और सर्कल्स। इंजीनियर्स के लिए था स्क्वायर और टीचिंग के लिए था सर्कल। तो कौन सा है नंबर? 4, 5, 11। ये सर्किल है और ये स्क्वायर है। एक्चुअल में बनाया इन्होंने रेक्टेंगल जैसे ही है।
लेकिन ये स्क्वायर होगा क्योंकि वरना इसके साथ तो मेंशन में है भी नहीं। तो यस सर। देखो ये जो 4 अलग करके लिखा है इसका मतलब 4 सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किल को। यस सर। ये स्क्वायर के अंदर है यानी ये 5 जो है ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्किल के अंदर भी है और स्क्वायर भी है। ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किल प्लस स्क्वायर। स्क्वायर। तो हमें सर्किल प्लस स्क्वायर ही चाहिए था, इंजीनियर स्क्वायर था, यस सर। ये रेक्टेंगल था, ये सर्किल था और ये भी ट्रायंगल। तो इंजीनियर्स प्लस सर्किल प्लस ये, तो ये 5 ऑप्शन ए। ठीक। क्वेश्चन 21 है। बीच में Last- सीटिंग अरेंजमेंट का था वो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है सर, ठीक है। है। नेक्स्ट क्लास या उसके बाद वाले में हम सीटिंग अरेंजमेंट ही करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो वेन डायग्राम कर चुके हैं तो इस पे कर लेते हैं पहले डिस्कस। तो हाउ मेनी पर्सन डू इन द इंजीनियर टीचिंग जॉब, ये दोनों का कॉमन है यानी 5। नंबर ऑफ लेडी डॉक्टर्स हु आर नाइदर इंजीनियर नॉर टीचर, लेडी प्लस डॉक्टर माइनस ना तो इंजीनियर हो और ना ही वो टीचर। तो सिर्फ रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। लेडी को रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रायंगल और डॉक्टर को कर रहा है रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल होने चाहिए और उसमें ना ही कोई स्क्वायर आना चाहिए ना ही कोई सर्कल आना। अब देखो तो ट्रायंगल ये है प्लस रेक्टेंगल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कॉमन पोर्शन ये है 10 यस सर। माइनस स्क्वायर, स्क्वायर में से अगर हम हटा दें इसको और माइनस सर्किल, क्या बन रहा है अभी देखो। तो थोड़ा सर इसका आंसर डायरेक्ट 10 नहीं होगा। कैसे? हमें सिर्फ उनको कंसिडर करना है ना जो रेक्टेंगल में हो और ट्रायंगल में हो और किसी में ना हो। हाँ तो ये देखो ये ट्रायंगल का अलग है यानी 9 तो तुम्हें अलग दे रखी है बिल्कुल लेडीज, लेकिन तुमसे पूछा है लेडी डॉक्टर। यस सर। लेडी भी हो डॉक्टर भी हो यानी ट्रायंगल के अंदर भी हो और रेक्टेंगल के अंदर भी। अंदर भी हो, तो ये है ये। यस सर। तो डायरेक्ट 10 हो जाएगा ना इसका तो। हाँ लेकिन अब एक बार देख लेते हैं इसमें। हाँ स्क्वायर वाला इन्होंने एक्चुअल में निकाल दिया अलग। स्क्वायर sir. के लिए तुम्हें 10 + 3 + 7 करते और फिर माइनस करते, यस सर। तो डायरेक्ट हम 10 ही ले लेंगे। नंबर ऑफ who are neither doctors nor lady teacher, ना तो हो ना ही लेडी टीचर। इंजीनियर्स किससे रिप्रेजेंट किया था? स्क्वायर से। 11 सर। इंजीनियर्स ये है स्क्वायर, तो डॉक्टर यानी इस रेक्टेंगल में भी नहीं आने चाहिए, तो ये नंबर हमें 11 एक अलग दिख रहा है। और क्या दिया है? ना ही वो लेडी टीचर्स हैं, लेडी ना हो और टीचर्स सर्कुलर ऊपर, ये 11 अलग है। आफ्ताब और फराज यस सर। यस सर। कौन है इसमें या कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा इजी टॉपिक होता है तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है बस, जो उसका लास्ट है, इसी में। लास्ट क्वेश्चन इज लिटिल बिट आई एम हैविंग ट्रबल। Gents, the number of gents teacher. चलो अभी करते हुए चलते हैं कि बात खत्म कर। 23 तक हमने कर लिया था। 24 कह रहा है नंबर ऑफ लेडी डॉक्टर हु आर इंजीनियर बट टीच चिल्ड्रंस ऑफ द विलेज, यानी लेडी डॉक्टर्स हु आर इंजीनियर्स, लेडी डॉक्टर भी कहा है और इंजीनियर्स भी कहा है। यस सर।
बट टीच चिल्ड्रन ऑफ विलेज, यानी टीचर भी है, यस ये सर। सब है इसमें, लेडी भी हो, डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो और टीचर भी हो। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। बनना कोई ऐसा रीजन जो सब कॉमन हो, लेडी, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। देखें कोई है ऐसा, लेडी तो इस ट्रायंगल में हो गया। सर फिगर पूरा नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा। हाँ सर, अब क्लियर है। ठीक है, लेडी तो ये ट्रायंगल में है, डॉक्टर्स रेक्टेंगल में है, और सर्किल आई गेस सर 8th वाला, मतलब 8 जो लिखा है। ये वाला जो पोर्शन है 8 वो आएगा इसमें। तो अभी इसमें ये जो 8 है ये सब में आ रहा है, ट्रायंगल में भी है, रेक्टेंगल में भी है, सर्किल सर्कल में में भी भी, है। स्क्वायर में भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। क्या है क्वेश्चन, किसी के पास है? इसमें मूव करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, नंबर ऑफ जेंट्स टीचर हु आर नाइदर डॉक्टर्स नॉर इंजीनियर, यानी जेंट्स टीचर हो जो ना तो तो डॉक्टर, सिर्फ सर्कल वाले दिखेंगे ना? हाँ मतलब लेडीज, यानी ट्रायंगल भी नहीं होना चाहिए, ट्रायंगल के यस सर। पास होना चाहिए, लेकिन टीचर्स हैं। तो टीचर हमने शो किया था सर्किल से, ठीक है। 4 आएगा सर शायद। हु आर नाइदर इंजीनियर्स, तो ये स्क्वायर वाला पोर्शन भी हट जाएगा, तो क्या यस बचा? सर। 4, 4। इसमें आएगा 4। फराज, Yes, sir. Okay, 4. कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है या अभी कुछ कंफ्यूजन है? No, no. Just so I was correct. ऊपर लेडीज नहीं है तो हमने हटा दिया, यानी ट्रायंगल से हम हट गए। अब इस पोर्शन पे आ जाओ, क्योंकि हमें स्क्वायर भी हटाना है, इंजीनियर्स हट जाएंगे, ये सर्किल वाला सिर्फ टीचर्स बचे, यानी ये जो 4 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। ठीक है। ठीक है, अब इसमें देखो 2 क्वेश्चन बचे, 26, 27। On what dates of October this Tuesday fall, and what time between 2 o'clock and 3 o'clock will hand be opposite? तो ये हमने कैलेंडर और क्लॉक वाले में क्वेश्चन कर चुके हैं। ये कैलेंडर वाले टॉपिक में मिल जाएगा तुम्हें, और ये क्लॉक। आफ्ताब, यस सर। ये तुम हमारे YouTube पे वीडियो डाल के देख लेना। कैलेंडर वाले में ये सारे किए हमने कि किस डेट को कौन सा डे होता है, और क्लॉक वाले में ये सारे मेंशन, बल्कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन भी है शायद 2 o'clock और 3 o'clock के हैंड विल बी अपोजिट। ठीक है, उस ये सब देखने के बाद अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर तुम डिस्कस करना, फिर हम आगे कुछ क्लास या एक्स्ट्रा क्लास का अरेंजमेंट कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। तो फराज और ईशान क्वेश्चन Yes, कर sir. लेते हैं। Yes. है ना, तो ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। इसमें डेट इसमें बस डे दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 1 अक्टूबर के लिए निकालेंगे कौन सा डे आ रहा है। 1 अक्टूबर 1975 में हम डे देखेंगे, उसके बाद फिर हम देख लेंगे कि ट्यूसडे किस किस दिन आ रहे हैं। ++7 के गैप से होते हैं। मान लो 1 को ही अगर ट्यूसडे आ जाता है तो देन 7 ऐड करते रहो, 8, 15, 22, 29। इन चारों डेज भी क्या होगा, ट्यूसडे होगा, ठीक है। 1 को अगर मंडे आया तो हम एक दिन ऐड करके, यानी 2nd
9, 23rd और 30th को जो है। और क्लॉक वाले में कैसे करेंगे, अपोजिट वाले में? 2 और 3 के बीच में कब अपोजिट होगा? 2:45। पहले हम 2 से शुरू करेंगे, फिर 2 o'clock पर इसके बीच में कितना एंगल होगा? 60 डिग्री। और जब ये अपोजिट होगा, इधर पहुंच जाएगा, तो इसके बीच में गैप हो जाएगा 180। यस सर। मिनट हैंड को जो कवर करना होगा वो 180 + 60, 240 डिग्री कवर करना होगा। 1 डिग्री कवर करता है 5.5 मिनट्स में, उसके बाद हम देख लेंगे। ठीक है। यस सर। तो नेक्स्ट तो ये क्यूब वाला है, ये अभी हमने टॉपिक कवर नहीं किया है, जब हम कवर करेंगे तब देख लेंगे इसे। और क्या बचा इसमें? ठीक है, फिर तो जीके और एस हो गया। जीके का सर अलग दे देंगे तो सोल्यूशन। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिस पेपर था जो हमने आज डिस्कस किया है। अब हम जो हमारे जो टॉपिक रह गए रिमेनिंग वो कवर करेंगे, उसके बाद फिर सेकंड प्रैक्टिस पेपर करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, कितने टॉपिक्स रह गए हैं अभी? अब थोड़े छोटे टॉपिक है, मतलब एक एक लेक्चर में 2-3 टॉपिक हो जाएंगे, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ये तो सब एकदम हम करते चले जाएंगे। The series again you will be doing series. सीरीज मतलब अल्फाबेट सीरीज, व्हाट कम नेक्स्ट, या व्हाट इज मिसिंग, या ऑड वन आउट, इस टाइप के लिए। Because you've done a little bit series with me as well. The numbers one. हाँ हाँ, अल्फाबेट से। Alphabets. ठीक है, मिसिंग या ऑड वन करके हैं, मतलब मेजर जो मैथमेटिक्स का पोर्शन था जिसमें न्यूमेरिकल ज्यादा थे वो मेनली कवर हो चुका है। अब सिर्फ वर्बल रीजनिंग या नॉन वर्बल जो होती है वो कवर करना है। And sir, one more topic is there also. कौन सा? Data sufficiency. हाँ, डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, वो तुम्हारे लिए एक अलग क्लास में कर लेंगे। So data sufficiency comes both also. One, there is a numeric version and then there's a reasoning version also. So that is there also. ये तुम्हारे एमबीए के एग्जाम में अलग से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बाकी जनरल जो ग्रेजुएशन लेवल पे उसमें इतना नहीं रहता। ठीक है, जब प्लान कर लेंगे अब तो क्लास जरूर करेंगे। ठीक है, रिमाइंड करा सकता हूँ, अभी याद रखना ना, तो याद रखना। And sir, last question. Sir, number. Are you going to share your number anytime soon? नंबर, चलो तुम लिख लो मेरा नंबर 95 5 60 0 512 512 788। 788. हाँ, 88। I'll repeat. 9560. 512 Right. 788। Okay. ठीक है, तो मैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे इस पर व्हाट्सएप कर देना क्वेश्चन, वो हम जब नेक्स्ट क्लास करेंगे या उससे रिलेटेड टॉपिक से क्लास करेंगे तो उसमें कवर कर देंगे। ठीक है। Yeah. ईशान और आफ्ताब तुम भी ऐसे ही कर लेना, कभी किसी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप कर दिया। सर एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन था जो मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा। कौन सा क्वेश्चन? सर एक नंबर सीरीज है। नंबर मतलब इसी क्वेश्चन का या अलग से कोई एक क्वेश्चन कह रहे हो? इसमें नहीं है सर, अलग से। अलग से है ना, तो तुम मुझे व्हाट्सएप कर देना मेरे नंबर पे। सर नंबर रिपीट कर देंगे, मैंने लिखा नहीं। अच्छा अच्छा, लिख लो 9560 यस सर। 512 यस सर। 788। 788। ओके सर। इंडिविजुअली वैसे तो शायद मैं आंसर ना दे पाऊँ, लेकिन मैं उसे किसी न किसी फॉर्म में अपने वीडियो लेक्चर में या कोई अलग से बनाएंगे या प्रैक्टिस पेपर में उसे कवर कर लूँगा क्वेश्चन। ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर। Sir. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।